हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ और फर्स्ट की भारत में सार्वजनिक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका जो बीए ऑनर्स पोल साइंस है उसका डीएससी 10 और बीए प्रोग्राम का डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट में हमें टोटल 60 यूनिट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी यूनिट के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम हमारी यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारे रहने वाली है यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे भारतीय प्रशासन के बारे में, यानी कि जो हमारे भारत की प्रशासन है उसकी उत्पत्ति, उसकी संरचना कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं या कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुए हैं, उन सभी के बारे में हम हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे, जिसमें हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। फर्स्ट हमारा सिविल सेवाओं की संरचना विकास, यानी कि जो हमारे सिविल सेवाएं हो गई जैसे यूपीएससी हो गई, तो उसकी संरचना क्या है, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, उस बारे में हमें बताना है। पीएमओ कैबिनेट सचिवालय, ये जो दो संस्थाएं, इन दोनों संस्थाओं के बारे में बताना है, इनके कार्य के बारे में बताना है, इनके विकास के बारे में बताना है, इनके महत्व के बारे में बताना है। थर्ड आता है प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल, यानी कि जो हमारे प्रशासनिक सुधार है उनमें कौन कौन सी पहल किए गए हैं, कौन कौन से सुधार किए गए ताकि जो प्रशासन है वो बहुत ही अच्छे से चल सके। तो यही हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें भारतीय प्रशासन पढ़ना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की। तो इसमें हमें बात करना है विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जब जो जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, उसी के पास सभी शक्तियां दे दी जाए तो उसको हम केंद्रीकरण कहेंगे। लेकिन जब एक ही व्यक्ति से बी को, सी को या किसी अन्य व्यक्ति को जो भी ये शक्ति है इनका विभाजन कर दिया जाए तो उसे ही हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करना है, यानी कि जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है, जो स्थानीय स्तर पर जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती है, उन सभी के बारे में बात करना है। तो इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा अर्थ एवं प्रकार, ग्रामीण एवं शहरी। तो स्थानीय स्वशासन जो होता है यह हमारा 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा ग्रामीण, सेकंड हमारा शहरी। तो इन दोनों का अर्थ क्या है, इनमें कौन कौन से मुख्य सदस्य होते हैं, उन सभी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीआरआई और सार्वजनिक नीतियों का कार्यान्वयन। तो जो हमारा पीआरआई है, इसके कार्य है, इसके बारे में, इसका महत्व हमें पढ़ना है। और साथ ही जो हमारी सार्वजनिक नीतियां है उनका कार्यान्वयन कैसे होता है, उनका जो कोई भी नीतियां होती है उनको कैसे संचालित किया जाता है, उन सभी के बारे में हमें सेकंड टॉपिक में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक पढ़ने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद हम हमारा स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड यूनिट, जो कि हमारे रहने वाले हैं बजट को लेकर। तो स्टूडेंट, किसी भी देश को चलाने के लिए बजट जो है कोई महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि बजट के माध्यम से जो सोशल वर्क होते हैं, जो सामाजिक कार्य होते हैं, या जो आर्थिक कार्य होते हैं, जो राजनीतिक कार्य होते हैं, सब में पैसे की बहुत ही भूमिका होती है। तो उसी के लिए भारत का एक बजट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें बजट की अवधारणा के बारे में बात करना है कि आखिर बजट होता क्या है, बजट का अर्थ क्या है, बजट किस तरीके से कार्य करता है, बजट में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में बजट चक्र, यानी कि जो बजट चक्र है वो कब लागू किया जाता है, किस तरीके से लागू किया जाता है, कौन बजट चक्र बनाता है, उस सभी के बारे में हमें सेकंड टॉपिक में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें बात करना है बजट के प्रकार, लाइन बजट, प्रदर्शन योजना बजट, शून्य आधारित बजट, वित्त मंत्रालय की भूमिका। तो स्टूडेंट, जो हमारा बजट होता है
ये हमारा 3 प्रकार का होता है, लाइन, प्रदर्शन और शून्य आधारित। तो इन तीनों प्रकार के बजट के बारे में, इनके महत्व के बारे में हमें पढ़ना है और जो बजट है उसमें वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है बजट पास करने में, उसके बारे में भी हमें बात करना है। तो स्टूडेंट ये तीनों टॉपिक पढ़ने के साथ ही हमारी जो यूनिट नंबर 3 है जो बजट, वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन के बारे में, यानी कि जो तकनीक है उस तकनीक के बारे में और तकनीक को लोक प्रशासन से किस तरीके से जोड़ा गया है, उनका क्या संबंध है, उसके बारे में बताना है। इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा ई गवर्नेंस, भारत में ई गवर्नेंस की यात्रा, यानी कि जो ई गवर्नेंस है उसका विकास किस तरीके से हुआ, उसका महत्व क्या है, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में हमें पढ़ना है ई गवर्नेंस के मॉडल, डिजिटल इंडिया मिशन का केस स्टडी। तो स्टूडेंट जो ई गवर्नेंस है वो हमारे बहुत सारे मिशनों के माध्यम से लागू किया गया है, तो उसमें से एक डिजिटल इंडिया मिशन भी है जिसका जो हमें डीपली पढ़ना है, उसका एक केस स्टडी भी हमें इस सेकंड टॉपिक में करनी है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे सामाजिक कल्याण नीतियों की। तो ऐसी नीतियाँ जो कि समाज के लिए लाभदायक हो, समाज का जो कल्याण है उसको बढ़ाए, उन सभी के बारे में हमें यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करना है। इसमें भी हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट समाज कल्याण की अवधारणा एवं दृष्टिकोण के बारे में और टॉपिक नंबर सेकंड में समाज कल्याण नीतियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार को लेकर। तो जो भी हमारी सामाजिक नीतियाँ होती है, जो भी समाज के कल्याण के लिए बनाई गई नीतियाँ होती है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके प्रकार क्या है, वे किन किन विषयों पर बनाई जाती है, उन सभी के बारे में हमें यूनिट नंबर 5 में कवर करना है। तो यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने के साथ ही हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 6। इसमें हम बात करेंगे भारतीय प्रशासन में मुद्दे और बहस। तो भारतीय प्रशासन में कुछ ऐसे मुद्दे और कुछ बहस है जो भी आज भी चलते आ रहे हैं, तो उन सभी के बारे में ही हमें यूनिट नंबर 6 में कवर करना है। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 6 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे टोटल 6 यूनिट है जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो चलिए अब हम एक एक करके हर एक यूनिट को डीपली पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपका स्वागत करता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय प्रशासन, सिविल सेवाओं की संरचना और विकास, पीएमओ कैबिनेट सचिवालय, प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल के बारे में। तो स्टूडेंट चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, इस यूनिट की हम जो शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय या एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए अगर देश एक विशाल शरीर है तो उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? तो कौन वो ताकत है जो हर योजना को जमीन तक पहुंचाती है, हर कानून को लागू कराती है और देश के हर कोने में विकास की सांस फूंकती है? जी हाँ, यही है हमारे भारतीय प्रशासन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय प्रशासन की पूरी कहानी, उसकी जड़ें, उसका विकास, उसकी संरचना, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स तक का सफर। तो स्टूडेंट चलिए एक परिचय से शुरुआत कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय प्रशासन दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक है। तो स्टूडेंट जो भारत का प्रशासन है वो दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल प्रणाली में से एक माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये सिर्फ कागजों और फाइलों का खेल ही नहीं है, बल्कि ये नीतियों को जमीन तक पहुंचाने की ताकत है। तो यह देश की शासन व्यवस्था, विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लागू कराने का आधार है। स्टूडेंट आप एक तरीके से इस तरीके से मान के चलिए, जैसे शरीर को हिलाने चलाने के लिए नसों की जरूरत होती है, वैसे ही सरकार को चलाने के लिए जरूरत होती है सिविल सर्विसेज की, यानी कि हमारे प्रशासनिक रीढ़ की। तो प्रशासन की रीढ़ सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विस है, जो कि नीति निर्माण से लेकर जनता तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिविल सेवा का अर्थ। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं सिविल सेवा के अर्थ के बारे में। आखिर सिविल सेवा होता क्या है, जिसे हम सिविल सर्विसेज भी कहते हैं या यूपीएससी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो सिविल सेवा में हम बात कर लेते हैं, सिविल सेवा सरकार के स्थायी कर्मचारी जो राजनीति बदलने पे भी अपने पद पर बने रहते हैं। तो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का मतलब है सरकार के वो स्थायी कर्मचारी जो राजनीति बदल जाने पर भी अपनी जगह पर कायम रहते हैं।
इनका कार्य प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना और सरकार की नीतियों को लागू करना है। तो स्टूडेंट जो सिविल सेवा अधिकारी होता है, उसका काम होता है प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना, नीतियों को लागू करना और जनता तक विकास की रोशनी पहुंचाना। इनकी कुछ विशेषताएं होती है, विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषता में देखें तो स्थायित्व, परमानेंट इन नेचर, राजनीति से निष्पक्षता होती है, इन्हें किसी भी तरह का इनका पर पॉलिटिकल दबाव नहीं होता, जनसेवा की भावना इनके अंदर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यही कुछ विशेषताएं थी हमारी सिविल सेवा की। सिविल सेवा के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में सिविल सेवा प्रणाली का विकास, ऐतिहासिक विरासत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे भारत में सिविल सेवा प्रणाली है, आखिर इसका जो उद्भव है, इसका जो विकास है वो किस तरीके से और कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौर्य काल और गुप्त काल की। तो स्टूडेंट भारतीय प्रशासन की जो कहानी है वो हजारों साल पुरानी है। राजा के अधीन आमंत्रित मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी। तो मौर्य काल में जो आमंत्रित और मंत्री थे वे राजा के सलाहकार होते थे। तो उनको आप उस समय की सिविल सेवा प्रणाली एक आईएएस अधिकारी की तरह देख सकते हैं। मुगल काल में देखें तो मनसबदारी और दीवान व्यवस्था, जमींदारी प्रथा। मुगल काल में हमें मनसबदारी और दीवान व्यवस्था ने प्रशासन की नींव रखी। और फिर थर्ड आता है हमारा ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में अलग अलग सन में अलग अलग रिफॉर्म हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1853 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती शुरू, लंदन में परीक्षा शुरू होती थी। तो स्टूडेंट जो 1853 था उसमें जो परीक्षा थी सिविल सेवा के लिए वो परीक्षा शुरू की गई। परीक्षा के माध्यम से जो भर्ती थी वो करी गई, लेकिन इसमें एक समस्या थी। समस्या यही थी कि इसका जो परीक्षा होती थी वो भारत में ना होकर लंदन में होती थी। तो ये हमारी समस्या थी। उसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, भारतीय प्रशासन पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। तो 1858 में भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और फिर 1922 में परीक्षा का कुछ हिस्सा भारत में भी होने लगा। फिर उसके बाद जो 1922 में परीक्षा का कुछ हिस्सा है वो भारत में होने लगा, यानी कि जो रिटर्न और प्री होते थे वे तो लंदन में ही होते थे, लेकिन जो इंटरव्यू होता था वो हमारा भारत में होने लगा। तो इसी दौर में जन्म हुआ हमारे आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज बनाई गई, जिसने आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव रखी। क्योंकि हमारे आज के जो आईएएस और आईपीएस है उसकी जड़ें देखी जाती है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा की वर्तमान प्रणाली ब्रिटिश काल की ही ऐतिहासिक विरासत है। तो यानी आधुनिक भारतीय सिविल सेवा ब्रिटिश काल की एक ऐतिहासिक विरासत है, हम ये कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा सिविल सेवा प्रणाली का विकास, उसका ऐतिहासिक विरासत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा प्रणाली, संवैधानिक ढांचा। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा प्रणाली एक संवैधानिक ढांचा के बारे में। तो संविधान में सिविल सेवा को विशेष स्थान दिया गया है। तो स्टूडेंट स्वतंत्र भारत के संविधान में जो सिविल सेवा है उसको एक विशेष अधिकार प्रदान है, उसको एक विशेष स्थान प्रदान है, उसके लिए अनेकों अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 308 से 323 सिविल सेवा के प्रावधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक इसके प्रावधान प्रावधान किए गए हैं। उसकी प्रक्रिया, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्यों के बारे में इनमें उल्लेख किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी की स्थापना। तो स्टूडेंट जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग और जो एसपीएससी है जो कि राज्य लोक सेवा आयोग है, उन सभी की ये हमारी कुछ इसकी मुख्य संस्थाएं रही। यूपीएससी की फॉर्म आपकी जो होती है फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यही थी हमारी कुछ प्रमुख संस्थाएं। इसके साथ ही संविधान सभा ने कहा कि सिविल सेवा लोकतंत्र की रीढ़ है। तो जो हमारी संविधान सभा है वो कहती है कि सिविल सेवा हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और इसी के तहत ही फिर कुछ अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस। तो इसी ढांचे के अंतर्गत बनी हमारी तीन प्रमुख सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जिन्हें हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कहते हैं। केंद्रीय सेवाएं जो कि आईआरएस, आईआरटीसी, आईएएस होते हैं। और राज्य सेवाएं में पीसीएस, स्टेट पुलिस आदि आ जाती है। तो केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं भी अलग से है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा प्रणाली, संवैधानिक ढांचा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा की व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उसके बाद सिविल सेवा की क्या व्यवस्था की गई। तो भारत की जो प्रशासनिक संरचना थी वो तीन स्तरों पर बटी। तो संरचना तीन स्तरों पर बटी है। फर्स्ट हमारे अखिल भारतीय सेवाएं,
जो कि हमारे आईएएस, आईपीएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं। केंद्रीय सेवाएं में हमारे आईआरएस, आईएएस, आईआरटीएस आदि आते हैं। राज्य सेवाएं में पीसीएस और राज्य पुलिस सेवा आदि आते हैं। तो स्टूडेंट अखिल भारतीय सेवाएं देश भर में कार्यरत अधिकारी होते हैं, और जो केंद्रीय सेवाएं होते हैं वे केंद्र सरकार के विभागों में होते हैं, और जो राज्य सेवाएं होते हैं वे राज्य प्रशासन में कार्यरत होती है। तो अब हम इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी विशेषता है राष्ट्रीय एकता को मजबूती देना। तो जो राष्ट्रीय एकता है उसको मजबूत करना, साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बिठाना, और विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, यानी कि जो विकास परियोजनाएं, जो सामाजिक परियोजनाएं हैं, उन सभी का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना। तो स्टूडेंट यही थे हमारे स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा की व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिविल सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल सेवा की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति कैसे होती है। तो सिविल सेवक बनना एक सपना है जो कि शुरू होता है यूपीएससी की परीक्षा से और पहुंचता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी तक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए जिनका जो ड्रीम पैलेस है वो लबासना है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नियुक्ति की बात करें तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा, तो यूपीएससी परीक्षा से इसकी जो नियुक्ति है वो होती है। इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्री होते हैं, मेंस होते हैं एंड हमारा इंटरव्यू होता है। तो स्टूडेंट जो प्री होते हैं, प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं, और मेंस में भी हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और एक लैंग्वेज का पेपर होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नियुक्ति की प्रक्रिया। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद हमारी फाइनल मेरिट लगती है। तो यही हमारे नियुक्ति की प्रक्रिया थी। तो स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या यूपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर गाइड करूंगा। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण की बात करें तो आईएएस की जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग चलती है वो मसूरी लबासना में चलती है, और आईपीएस की जो चलती है वो हैदराबाद में चलती है, आईएफएस की देहरादून में चलती है, और आईआरएस की नागपुर में चलती है। तो स्टूडेंट प्रशिक्षण में प्रशासनिक कौशल, कानून, संविधान, तकनीकी ज्ञान, ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिखाया जाता है कि कानून, संविधान, तकनीकी ज्ञान और सबसे जरूरी जनसेवा का भाव क्या है। तो स्टूडेंट अगर अब हम बात करें पदोन्नति की, तो वरिष्ठता, योग्यता और अनुभव के आधार पर इसकी पदोन्नति होती है, यानी कि ईमानदारी और अनुभव के आधार पर इसकी पदोन्नति निर्भर करती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारे सिविल सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका रही है। तो स्टूडेंट सिविल सेवक वो पुल है जो कि नीतियों को जनता तक जोड़ते हैं। तो वे हर देश में सक्रिय है, नीतियों का क्रियान्वयन वे करते हैं पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना में वे कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था वे बनाए रखते हैं, आपदा प्रबंधन, चुनाव कराना सब उनके हाथों में होता है, और साथ साथ लोकतंत्र में स्थिरता और विकास को दिशा भी वे देते हैं। तो इनकी निष्ठा और सेवा ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो यही था हमारे राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी कि पीएमओ की, और कैबिनेट सचिवालय की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ। तो पीएमओ प्रधानमंत्री को प्रशासनिक, राजनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। तो स्टूडेंट पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार का एक मस्तिष्क है। यह प्रधानमंत्री को प्रशासनिक, राजनीतिक और तकनीकी सलाह देता है, नीतियों के समन्वय और निगरानी में मदद करता है। तो नीतियों की मॉनिटरिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास कार्यों की निगरानी, सब ये हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय में किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, विकास कार्यों पर भी ये निगरानी रखता है। तो यही था हमारे पीएमओ के कार्य व महत्व मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कैबिनेट सचिवालय का। कैबिनेट सचिवालय की बात करें तो कैबिनेट सचिवालय में होता है कैबिनेट सचिव सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। यह मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय करता है। तो सरकार का समन्वय केंद्र हमारा कैबिनेट सचिवालय होता है। कैबिनेट बैठकों की कार्यवाही तैयार करना और लागू कराना। तो यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल रखता है, कैबिनेट बैठकों की कार्यवाही तय करता है और नीतियों के क्रियान्वयन पर भी नजर रखता है। तो नीति क्रियान्वयन की निगरानी भी यही रखता है। तो ये था हमारा कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री ऑफिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल।
तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, उनके प्रमुख पहलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट उद्देश्य था इनका दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। तो समय के साथ साथ जो प्रशासन है उसमें बदलाव जरूरी हो जाता है, ताकि जो प्रशासन है वह दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे। तो इसके लिए कुछ प्रमुख पहले या प्रमुख सुधार किए गए, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट लागू करना। सेकंड है ई गवर्नेंस, जिसमें डिजिटल इंडिया, RTI जैसे सूचना का अधिकार हो गया, ये सभी लागू करना। सेवाओं का लोक प्रबंधन यानी कि सिटीजन चार्टर, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाए गए। और नीति आयोग की स्थापना जो कि 2015 में किया गई थी, ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को स्थापित किया गया था। तो यही थे हमारे भारत में प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे भारतीय प्रशासन लोकतंत्र और विकास दोनों का आधार है। तो स्टूडेंट, भारतीय प्रशासन सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र और विकास की एक आत्मा भी है। सिविल सेवाएं निरंतरता और स्थिरता लाती है। तो सिविल सेवाएं देश में निरंतरता और स्थिरता लाती है। प्रधानमंत्री ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटरीट नीति निर्माण की धड़कन है। तो PMO और कैबिनेट सचिवालय नीति निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। समय समय पर सुधारों की आवश्यकता होती है, ताकि प्रशासन जनहितकारी और जवाबदेह बने रहे। तो प्रशासनिक सुधार जनता के और करीब लाने का प्रयास करते हैं। तो एक मजबूत प्रशासन ही एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।